हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के विषय हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके मॉडल पेपर का जो ये क्वेश्चन है सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को 10 मिनट तक देखते रहें और समझने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद होने वाला है, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर दें। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किस क्लास के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट है भाई? हिंदी का है। और ये क्या बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव के रूप में भी आपको 40 नंबर के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव वाला भी दूसरे वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे कंडीशन आप लोग पहले से जान चुके हैं क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने साइंस के जो वीडियो बनाए उसमें बताए हैं। ये सारे कंडीशन को अब जानने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग इसमें समझ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं है, ये आपके बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए इसमें नेगेटिव एग्जाम नहीं है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ से कुछ गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के ही हमको सारे आंसर को क्लिक करना है गद्यांश के रूप में। पहले गद्यांश को पढ़ना होगा, उसके बाद हमको सारे क्वेश्चन के आंसर का जवाब मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमारा 5 क्वेश्चन को जो है समझ में आ जाएगा, इसका उत्तर यहीं से हमको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग पढ़ने का इसको शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें समझना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। कहता है घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता, ठीक है। ये घड़ी की सुई कह रही है हमसे कुछ कहती, क्या कहती है कि घड़ी की सरकती हुई सुइयां कुछ हमसे कह रही है कि समय जा रहा है, कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। कहते एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति था, उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि जीवन में ऊपर उठने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। इस सब में इन सारे ऑप्शंस में क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि यह वस्तु जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। कहता है कि जीवन में उठने के लिए इस वस्तुओं की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसके नज़र में गांधी जी ने अपने नज़रिया से बताया कि किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह समय की परख। अगर कोई व्यक्ति समय को परख लेगा तो उसे ऊपर उठने में कोई नहीं रोक सकता। ये कहना गांधी जी का हुआ, ठीक है। कहता है प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या ना करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली तो पुनः आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये समझ में आ गया कि अगर आप समय को परख लेते हैं तो आपको कहीं पे भटकने का ज़रूरत नहीं है, सफलता आपके पास खुद चलकर आएंगे अगर आप टाइम का सदुपयोग करेंगे। जैसे आपका अभी बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम्पल आप समझिए कि आपका अगर बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप अभी से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, भोज खाने गए, कहीं रिलेटिव में शादी है वहाँ चले गए और अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। इसी को अगर आप अच्छे से इस टाइम को अपने जितना भी मॉडल पेपर है आपका सिलेबस, इसको रिवीजन करने में आप लगे हैं तो आपका क्या होगा, रिजल्ट बेहतर होगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आपका नॉलेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही बात है कि अगर किसी ने समय को अपना परख लिया तो उसको सफलता उसका कोई रोक नहीं सकता। ये गांधी जी का कहना हुआ, ठीक है। और आगे देखिए कि हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाना, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहता है कि हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तु बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान ने सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे
और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी ने उन व्यक्ति को समझाते हुए ये सब बात कहे हैं। ठीक है, कहता वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उधेड़ बुन में वह जीवन के अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों मासूम और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बन सकता है। आवश्यकता है श्रम की और समय की परख की, यानी कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी क्षण वो शुभ क्षण हो सकता है, ना कि किसी का मुहूर्त देखे कि हम इस काम को इस टाइम में करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जिस टाइम में जाग गए, नहीं कहता है कि जब जागो तभी सवेरा, वही वाला बात है। ठीक है, तो अगर आप इस गद्यांश को आप समझ गए हो तो यहाँ पे जो 5 नंबर तक के क्वेश्चन है आप इसको आसानी से कर सकेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये गद्यांश पढ़ने में टाइम लगा, 5 मिनट टाइम लगा, तो हम लोग को यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है। कुछ आराम कर लो, नहीं। घूम लो, नहीं। नाच लो, नहीं। कुछ कर लो, क्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि कुछ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए जैसे हम लोग गद्यांश को समझ लिए पढ़ के तो हमारा आंसर क्या तुरंत मिल रहा है। इसी तरह आपको एग्जाम में जो गद्यांश होगा उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम अच्छा दिया गया, 1.5 घंटा आपको 40 क्वेश्चन के लिए मिला, तो आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ के ही अपने क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गांधी जी ने किसी वस्तु का अधिक महत्व बताया। गांधी जी ने किसी वस्तु का अधिक महत्व बताया, क्या। शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, या धन संग्रह का। किसका, तो समय की परख का। हम लोग अभी पढ़े कि समय की परख जो व्यक्ति कर लेगा वो जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो समय की परख का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीवन की कुंजी क्या है। जीवन की कुंजी क्या है। प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। क्या है जीवन की कुंजी, क्या है बताइए आप लोग। ऑप्शन में आप लोग भी गद्यांश को पूरे पढ़े हैं, क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि समय का मूल्य समझकर काम करना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो है जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। उधेड़ बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन में, आप लोग कमेंट में इसको आंसर देंगे, क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 उधेड़ बुन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उधेड़ बुन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोयम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एक कविता के रूप में दिया है। कहता है कि काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हमको करना है, इसको पढ़ने के बाद उसका भी आंसर हम लोग को मिलने वाला है। कहता है कुछ भी बन बस कायर मत बन। देखिए कितना अच्छा पोयम लिखा है, आप लोग के किताब में भी होगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पनाह। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानव ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध धम देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। या तो जीत प्रति के बल पर, या तो तेरा पथ चूमे तरकस। निम्नलिखित, देखिए यहाँ तक ये पोएम हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विकल्प सही को चुने। ठीक है, तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। मेहनत करके जीवन जीना, अपने खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, या कायर बन के चुपचाप रहना। क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी
कायर बन के चुपचाप रहना। कहता है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कायर बन के चुपचाप रहना। इस तरह से अगर आप रहेंगे तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप खून पसीना लगाकर मेहनत करेंगे तो कुछ करेंगे, मेहनत करके जीवन जिएंगे तो आप भी कुछ कर सकते हैं। तो इंसान मतलब कुछ कर सकता है। ठीक है, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जितना, तो वो भी इसमें भी इंसान अच्छा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कायर बन के अगर आप चुपचाप किसी चीज़ को सहते जाएं तो ये क्या है? जीवन का व्यर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रे मनुष्य बस कातर कंदरन का आशय क्या होगा? रे मनुष्य बस कातर कर्तन का आशय क्या होगा? इस पॉइंट का बोला कि इसका मीनिंग क्या है? गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दुख से रोना। क्या होगा? दुख से रोना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? दुख का रोना रोते रहें, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाएं, या बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मनुष्य कायर बनकर ना रहें। ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहता है पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है? पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है? पथ में कांटे हैं, पथ में फूल है, पथ में तारे हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन 8 का पथ में कांटे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पथ में कांटे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण है। ठीक है, इसको देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रोहित ने गीत गाया। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बंदर नाचता है। ठीक है, बंदर नाचता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया का नाम बताइए। अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, द्विकर्मक क्रिया होगा, प्रेरणात्मक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद में क्या? किसी को संदेश अगर भेजते उसमें क्या होता है? प्रेरणा होता, सॉरी प्रेरणार्थक होता है, हाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? दादी कहानी बच्चों को सुनाती है, कौन सा होगा क्रियापद? ठीक बताइए, ऑप्शन नंबर 12 ई राइट आंसर होगा, कितना? डी, सुनाती है। दादी कहानी बच्चों को सुनाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा अखबार को पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा अर्थ, कौन सा भेद है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का बी, ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाचक कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, 14 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए। कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है डैश होती है। क्या होती है? प्रधानता, निरंतरता, निरस्ता, सरलता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रधानता। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कर्मवाचक, भाववाचक, कृतवाचक, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर बी राइट आंसर होगा, भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है कौन सा समास है? अब यही भाव समास, कर्मधारय समास, आप लोग व्याकरण पढ़े हैं ना, सब कोई पढ़े होंगे। तो क्या होगा? यथाशक्ति कौन सा समास है? अब यही भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अब यही भाव समास, अब यही भाव समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 पे आते हैं। 17 पे दो या दो से अधिक पदों के मेल, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय, क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के जो मिलने से शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन, समास। बी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, समास। क्या होगा? समास। 18 नंबर, जलज का अनेकार्थी क्या?
जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। कमल, मोती, मछली, बादल, क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए जल्दी। जलज का अनेकार्थी नहीं है, बादल, क्या होगा? बादल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समुच्च बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है? समुच्च बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है? क्वेश्चन नंबर 19 का बात कर रहे हैं। क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समनाधिकरण और व्याधिकरण, या विस्मयादि बोधक और कारक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। समनाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थानों में उचित व्यय होगा। अध्ययन के बिना, निकट, कब और, क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए के बिना। विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। मिश्र वाक्य में एक प्रधान मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य है? उपवाक्य, सरल उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन सा होगा? 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर, हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। देखिए अब खंड गौ में भी आ गया हमारा गद्यांश है, ठीक है। कहता है प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 के ऊपर के ही, उसका एज के बारे में बात कर रहा है। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों के एक बेड़ और माला बांधे रहते थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब इस चैनल को करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता और लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, गरज रहे हैं आपके लिए, आपके क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोग का ये बनता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था? बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मंझोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? बताइए, अभी हम लोग बात किए थे इसका। गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सोने के फूल, तुलसी की फूल, तुलसी की, किसका? तुलसी की माला उसके गले में बांधे रहते थे, ठीक है। कहता अमरुद्दीन का जन्म डुमराव, फिर से थोड़ा ध्यान से आ गया। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव क्या इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा। कभी फिर भी यह जरूर है कि सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था? डुमराव में, ठीक है। कहता कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, अमरुद्दीन और बिहार, सहनाई और डुमराव। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डुमराव और सहनाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठित काव्यांश, ठीक है। ये सब पढ़ने में थोड़ा सा लेट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है आप लोग को। कहते तुम्हारी यह तंदुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से पीर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, ठीक है। ये
कहता है प्रस्तुत काव्यांश को प्रकार का सही उत्तर का चयन करें। अगर आप इसको समझ गए तो यहाँ से इसका आंसर आप लोग करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि के कौन है? कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। आप लोग की बुक में ये पोयम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि आप लोग पोयम पढ़ते हैं या नहीं। इसको हम इसको छोड़ रहे हैं आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद 27 पे आते हैं। तंदुरुस्ती क्या क्या अर्थ है? तंदुरुस्त का क्या अर्थ है? बिना दांत के, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, नए नए दांत। क्या? 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नए नए दांत। क्या होगा? नए नए दांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के लिए छोड़े हैं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के लिए कमेंट में इसको बताएंगे, कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 पे आते हैं हम लोग। उपरोक्त वाक्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है बालुक बोली बधो नहीं तो ही। इस पंक्ति का, उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम क्या है? बालुक बोली बधो नहीं तो ही, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 28 का क्या होगा? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, तुलसीदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ख पे, ठीक है। सॉरी, 29 का हो गया, नहीं 28 का होगा ना। 29 नंबर देखिएगा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, सलेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 29 का? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कृष्णा का संदेश सुनकर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी का आस जगी, प्रेम की आस जगी। क्या हो गया? कृष्ण के संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विरह की आग जगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना और साथ नव निर्माण एवं नव संचार की ओर, जीवन की निराशा और इतिहास। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर, ठीक है। 32 देखिए। मुख्य गायब की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायब की आवाज़ कैसी थी? हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, तिनके जैसी कमजोर। क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसा होगा? चट्टान जैसी भारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी, अंधेरा, स्पष्ट सुख, अशांति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्पष्ट सुख, ठीक है। 34 नंबर देखिए। मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा। क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, छलावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया? लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक की माता ने, लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने, लेखक के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। कौन सा होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लेखक की माता ने, लेखक के पिता के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 पे आते हैं। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? नकली नाक लगा दीजिए, मोहल्ले वालों की नाक लगा दीजिए, जिंदा, अरे भाई साहब, मोहल्ले वालों की नाक क्या फ्री का आता है जो काट के लगा दोगे? जिंदा नाक लगा दीजिए या पुरानी नाक लगा दीजिए। क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी, जिंदा नाक लगा दीजिए, लगा दी जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 37 देखिए। कोई नाक दोगे क्या भाई? आप लोग भी किसी को नाक अगर डोनेट करना है तो आप लोग नाक कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? ठीक है। वर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की, चीन की। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 37
37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की। ठीक है, नेपाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? अवकाश प्राप्त सैनिक, आज़ाद हिंद फौजी का सिपाही, चश्मे बेचने वाला, या ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका का सदस्य? कौन होगा? 37 का ऑप्शन नंबर सी, चश्मे बेचने वाला। ठीक है, चश्मे बेचने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हम लोग। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार? खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं करता था। क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में? चलिए लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? राष्ट्रभाषा के रूप में। आप लोग ये बताइए कि हमारा जो हिंदी है लैंग्वेज जो है, ये भारत का राजकीय भाषा है कि राष्ट्रभाषा? आप लोग कॉमेंट में उसको बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको खोज के बताएंगे कि हमारा जो हिंदी है राष्ट्रीय भाषा है कि राजकीय भाषा है। ठीक है, तो आप लोग का ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट 1 का हिंदी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम और मेहनत करें और क्लियरिटी से आपको सारी चीज़ हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिंदी के सेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थैंक यू।